अब ऑफिसर ने दोबारा फोन किया और इस बार मैनेजर ने फोन उठाया। मैनेजर ने बताया कि एक आदमी को पहले ही मार दिया गया है और जितनी बार तुम लोग फोन करोगे उतने लोग मरेंगे, तो अगला फोन तभी करना है जब इन चोरों ने जितने पैसे मांगे हैं उतने का जुगाड़ हो गया हो। ऑफिसर ने कहा कि क्या वो 90 मिनट इंतजार कर सकते हैं, जिस पर रे ने हामी भरी और मैनेजर ने मैसेज आगे दिया। बाहर पुलिस बैंक का मैप देख रही थी। अंदर से धमाके की आवाज सुनाई दी और पुलिस को समझ आ गया कि चोरों ने तिजोरी तोड़ डाली है। निक ने मैप में कुछ देखकर टोनी से पूछा कि ये क्या है। उसने बताया कि एक सीवेज लाइन है जो अब तो शायद बंद कर दी गई है। तभी निक को सीवर में जाने का एक रास्ता दिखा और उसने कुछ सोचा। इसके बाद निक ने कहा कि हमें अंदर जाना पड़ेगा। उसने एक लोहे की रॉड उठाई और बैंक का मेन दरवाजा खोलने लगा। अंदर जाकर निक ने बंदी बनाए हुए लोगों से पूछा कि क्या वो सब ठीक है। एक भी चोर वहाँ नहीं था। फिर निक और उसके साथी बैंक के पीछे गए जहाँ उस हॉस्टेज को ले जाकर मारा गया था, लेकिन उसे मारना भी नाटक था। वो लड़की भी जिंदा थी। जल्द ही उन्हें एक खड्डा दिखा जो कि सीवेज लाइन से जुड़ा हुआ था, यानी चोर वहाँ से भाग गए। निक भी सीवेज होल में उनका पीछा करते हुए घुस गया। मैक ने बैंक में एलामीडा सिक्योरिटी कंपनी का ऑफिसर बनकर फोन किया। उसने कहा कि हमारा ट्रक सिर्फ 2 मिनट दूर है, अभी आता ही होगा, तो गेट खुलवा देना। रे और एनसन बिल्कुल एलामीडा के गार्ड्स के कपड़े पहनकर शुरुआत में चुराए हुए ट्रक को लेकर डिलीवरी लेने गए। उन्होंने इस ट्रक के ऊपर पेंट करवा दिया था, थोड़ा बहुत डिजाइन बदल दिया था ताकि ये बिल्कुल ओरिजिनल ट्रक जैसा लगे। इन दोनों ने ट्रक को बैंक के सिक्योरिटी गेट पर रोका और अपनी आईडी फेडरल रिजर्व बैंक के ऑफिसर को दिखाई, जो उस वक्त ड्यूटी पर था। आईडी बिल्कुल असली लग रही थी। साथ ही उन्हें फोन पर बता दिया गया था कि ट्रक आने वाला है, इसीलिए गार्ड ने ज्यादा शक न करते हुए उन्हें अंदर जाने दिया। इन दोनों ने ट्रक के पिछले हिस्से से 2 नोटों से भरे हुए बक्से निकाले और उन्हें नोटों की गिनती करने वाले फ्लोर पर ले गए। पैसे गिनने वालों ने इन टब्स को $100 के नोट गिनने वाले कमरे में डाल दिया, जबकि रे और एनसन वेटिंग रूम में चले गए। बॉस को बैंक के नीचे वाली सुरंग में था। उसे रेडियो पर रे ने बताया कि डॉनी काउंटिंग रूम में पहुंच चुका है। बॉस्को ने पावर ग्रिड में एक स्विच दबाया, जिससे पूरे बैंक की बिजली धीमी हो गई। इससे न सिर्फ बैंक की नोट काटने वाली मशीन बंद हो गई, बाकी $100 के नोटों की गिनती करने वाले कमरे के कैमरे और मोशन सेंसर भी बंद हो गए। एक पुलिस गार्ड ने गिनती करने वालों को कहा कि कुछ देर के लिए उन्हें सिस्टम बंद करना पड़ेगा और उन्हें ब्रेक ले लेना चाहिए। जैसे ही गिनती करने वाले और पुलिस काउंटिंग वाली जगह से बाहर गए, रे ने डॉनी को रेडियो पर बताया कि अब वो अपना काम कर सकता है। वहाँ कोई नहीं है। डॉनी एक बक्से के अंदर छुपा हुआ था। उसके चारों तरफ $100 के नोटों की गड्डियाँ लगी थी। वो बक्से से बाहर निकला और कुछ गड्डियाँ नीचे गिर गयी, जिन्हें उसने वापस अंदर डाला। बैंक में काम करने वाली एक औरत जो रोज चाइनीज खाना ऑर्डर करती थी, उसने रेस्टोरेंट में फोन किया। फोन मैक ने उठाया। इस औरत की शिकायत थी कि 1 घंटा पहले ऑर्डर किया था मैंने, अब तक आया क्यों नहीं। मैक ने चाइनीज एक्सेंट में कहा कि हाँ, खाना आने वाला है। बैंक के अंदर पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा कि कैमरा और मोशन सेंसर काम नहीं कर रहे, तो उसने दूसरे गार्ड से कहा कि वो जल्द से जल्द सारे बक्सों को गिन ले, वरना कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। सिक्योरिटी गार्ड कैफेटेरिया में गिनती करने वालों को बुलाने लगा। डॉनी इस वक्त गिनती वाले कमरे में टेबल के नीचे छुपा था। वो $100 वाले नोट जो कि मशीन में जाकर कटने ही वाले थे, वो उन नोटों को ब्लैक जिपर बैग में डाल रहा था, जिसके बाद उसने उन बैग्स को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। सिक्योरिटी गार्ड वापस काउंटिंग रूम में आया 2 गिनती करने वाले लोगों के साथ। रे ने डॉनी को भागने का सिग्नल दिया। उसने एक एयर वेंट का ढक्कन हटाया, उसमें घुसा और अंदर से दोबारा बंद कर लिया। रेडियो पे डॉनी ने रे को बताया कि वो वेंट में है और रे ने बॉस्को को लाइट चालू करने का सिग्नल दिया। लाइट चालू होते ही सब दोबारा अपने अपने काम पर लग गए। डॉनी ने वेंट से होते हुए बाथरूम के वेंटिलेटर शाफ्ट को निकाला। जो खाना उसने पहले से वहाँ छोड़ा हुआ था वो उठाया और बिल्डिंग में घूमने के लिए उसने उसी एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल किया जो बैंक में काम करने वाला आदमी बार में छोड़ गया था। उस औरत को डॉनी ने खाना डिलीवर किया और फिर बिल्डिंग से निकल गया। दूसरी तरफ डॉनी के कुछ दोस्त बैंक से कचरा उठाने का काम कर रहे थे। उन दोनों को एक ही कंपनी के नाम के 2 अलग अलग ट्रक्स में भेजा गया। ये सब कुछ प्लान किया गया था। ये दोनों एक चौराहे पर रुके और दोनों ने सर हिलाकर इशारा किया। बैंक की बेसमेंट में एलेक्सी ने कचरा अपनी गाड़ी से उठाया। दूसरी तरफ रे और एनसन अपना सिक्योरिटी ट्रक लेकर बैंक से बाहर आ गए। बॉस को एक कचरा ले जाने वाले ट्रक का पीछा कर रहा था और उसने रे को अपनी लोकेशन बताई।
जल्द ही रे कचरा ले जाने वाले ट्रक तक पहुंच गया और उसे आगे से रोका। वहीं बॉस्को ने इस ट्रक को पीछे से रोका। बॉस्को ड्राइवर की तरफ भागा और उसे बंदूक दिखाकर बाहर निकलने को कहा। बॉस्को ट्रक में बैठकर उसे ले गया और बाकी गैंग उसे फॉलो करने लगी। उधर निक पूरे शहर में रे और उसकी गैंग को ढूंढ रहा था। तभी उसे डॉनी रास्ते में दिखा और उसने गाड़ी रोकी। मैक ने दूर से देखा कि पुलिस वालों ने डॉनी को अपने ट्रक में बैठा लिया। निक और उसके साथियों ने डॉनी को पीटते हुए पूछा कि रे और बाकी सब कहाँ हैं? डॉनी ने हार मानकर आखिरकार उनको लोकेशन बता ही दी। रे और उसकी गैंग इस वक्त डंप साइट पर थे। मैक ने रे को फोन किया कि डॉनी पकड़ा गया है, अब आगे क्या करना है, लेकिन रे ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। उसने एंसन को बताया कि डॉनी और मैक पकड़े गए और फिर वो दोनों गाड़ी में वहाँ से चले गए। निक को रे की गाड़ी की एक झलक दिखाई दी, जिसके बाद वो उसका पीछा करते हुए ट्रैफिक से भरे हुए हाईवे पर चढ़ गया। उसने रेडियो पर डिटेक्टिव मर्फ और बराचो को लोकेशन बताई। रे ने शीशे में देखा कि 20 गाड़ियों के पीछे निक की गाड़ी है। गस ने डॉनी को गाड़ी के साथ ही हथकड़ियाँ लगा दी और फिर निक और टोनी के साथ निकल गया। मर्फ और बराचो भी वहाँ पहुँच गए। रे, एंसन और बॉस्को भी अपने ट्रक से बाहर निकलने लगे। जैसे जैसे पुलिस वाले उनके पास आ रहे थे, रे ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें एक पुलिस वाले को गोली लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब पुलिस वाले भी पलटवार करने लगे। एकदम सन्नाटा टूटा और गोलियों की बरसात होने लगी। दोनों तरफ से गोलियां गाड़ियों को चीरते हुए जा रही थी। बॉस्को की गर्दन पर गोली लगी, जिसके बाद रे ने पलटवार करते हुए उस पुलिस वाले के घुटने पर गोली दाग दी। रे और एंसन सड़क पर भागने लगे और निक उनके पीछे था। निक के साथ ही पुलिस वाले ने बढ़िया निशाना लगाते हुए एंसन को ढेर कर दिया। रे भागते हुए अब एक गली में घुस गया और निक बिल्कुल उसके पीछे था। निक ने रे पर गोली चलाई, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। रे किसी तरह अपनी बंदूक को रीलोड करने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने बंदूक को रीलोड किया और किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। वो निक पर गोलियां चलाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। निक ने अपनी बंदूक रीलोड की और रे की छाती पर गोली चला दी। रे नीचे गिर गया और किसी तरह रेंगते हुए कार के पीछे छुपा और अपनी जैकेट से गोलियों से भरी एक मैगजीन निकाली। उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी खाली बंदूक निक की तरफ तान दी। निक ने ना चाहते हुए भी खुद को बचाने के लिए रे पर गोली चला दी। उसे ये थोड़ी पता था कि रे के पास गोलियां नहीं है। जब निक वापस अपनी गाड़ी के पास गया तो डॉनी वहाँ से भाग चुका था। निक और गस ने रे की गाड़ी से काले बैग्स निकाले और देखा कि उनमें तो नोटों के टुकड़े थे, पूरे नोट नहीं। निक उस बार में गया जहाँ डॉनी काम करता था और उसका पता पूछा। मालिक ने बताया कि डॉनी तो 2 दिन पहले नौकरी छोड़ गया। वो बार में बैठा ही था कि तभी वहाँ बैंक के 2 एम्प्लॉइज आए, जिनके गले में बैंक के एक्सेस कार्ड थे। उसने दीवार पर लगी फुटबॉल टीम की तस्वीर को ध्यान से देखा, जिसमें डॉनी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। निक जैसे ही बार से बाहर निकला तो उसे बैंक दिखा। वो समझ गया कि इस पूरी गेम का मास्टरमाइंड सिर्फ डॉनी था। आखिर में हमने देखा कि डॉनी लंदन के एक बार में बारटेंडर का काम कर रहा था। उसके वो दोस्त जिन्होंने कूड़े वाला बन के पूरी गेम घुमाई थी, वो भी उसके साथ ही बैठे थे। डॉनी ने पहले ही रे और उसकी गैंग को धोखा देने का प्लान बना रखा था। इसी वजह से उसके दोस्त 2 बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले कूड़े के ट्रक्स घुमा रहे थे। एक जिसमें कटे हुए नोटों का चूरा था और दूसरे में असली 100 के नोट यानी $30 मिलियन थे। पता चलता है कि डॉनी ने बैग से पैसे निकालकर टायरों में भरकर पनामा भेज दिए थे और अब वो लंदन में किसी दूसरी चोरी का प्लान बना